हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में भी आप 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए टॉप 30 क्वेश्चन देख रहे हो। हर एक क्वेश्चन के साथ उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के साथ डिस्कशन है। उसे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आपके 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन के अलावा भी उसके अलावा उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जो रहता है वो पूछ लिया जाता है। इसीलिए हर एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल बताना है कि एम.एन. रॉय के नेतृत्व में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी। देखिए, अक्टूबर 1920 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, देखिए ध्यान रखेंगे, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। पूछे किसके द्वारा, तो एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा इस बात को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि लॉर्ड डलहौजी ने व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को कितने भागों में बांटा था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। 3 भागों में बांटा था, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने 1 वर्ष के अंदर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, असहयोग आंदोलन। फ्रेंड्स देखिए, कोशिश करिएगा 22 या 23 प्लस मार्क्स लाने का। और एक बात समझिएगा, जैसे कि अभी आपने ये 3 क्वेश्चन देखा, इसमें इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बताया गया, तो समझ लीजिए पहले के प्रैक्टिस सेट में इस सवाल के बारे में किसी न किसी रूप में बताया जा चुका है। इसीलिए डायरेक्ट तो सेम क्वेश्चन नहीं था, बट इसी तरह का क्वेश्चन जैसे है ना कि स्वराज प्राप्ति, इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट है वो पिछले किसी ना किसी मतलब प्रैक्टिस सेट में किसी क्वेश्चन में करवाया जा चुका है। इसीलिए यहाँ पे भी उतना ज़्यादा टाइम बर्बाद आपका नहीं किया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक पीछे वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके ये जो 67वीं बीपीएससी होने वाली है उसके लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का जो प्रथम अधिवेशन है वो बताना है कि निम्न में से किस शहर में हुआ था। देखिए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पटना में। समझिएगा, 1934 का जो कांग्रेस समाजवादी दल का जो प्रथम अधिवेशन था वो यहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगर पूछे कि अब इसके बारे में समझिएगा, ये वाला सवाल के बारे में शायद नहीं बताया गया। ठीक है, यहाँ पे इस्लामिया हो जाएगा, इस्लामिया हॉल। ध्यान रखना है, पटना का जो इस्लामिया हॉल था वहाँ पे हुआ था। ठीक है, अगर पूछे कि अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है, अध्यक्षता किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने अध्यक्षता किया था। ठीक किए थे, ठीक है, नारायण ने। ध्यान रखेंगे। और इसकी जो प्रथम जो वो थे मतलब क्या, अध्यक्ष किसको चुना गया था। ठीक है, अध्यक्ष अगर पूछे तो आचार्य नरेंद्र देव। अध्यक्षता अगर पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण। और अध्यक्ष अगर पूछते हैं कि प्रेसिडेंट कौन थे, तो आचार्य ये जो थे नरेंद्र देव, नरेंद्र देव के वो अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताना है कि निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, आउट्रम एंड टेलर हो जाएगा। ठीक है, जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर उनका नाम था। उन्होंने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के जो खिलाफ है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का वो परिणाम बताया था। ध्यान रखिएगा, किसने, आउट्रम और टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि किसने सोम प्रकाश नामक जो ये समाचार पत्र है वो शुरू किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। देखिए, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ही द्वारा हुआ था। ठीक है, अगर पूछे यह किस तरह का पत्र वो था, तो बांग्ला था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये एक बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। ठीक है, मतलब एक सप्ताह में एक बार वो प्रकाशित होता था। ठीक है, बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। और समझिएगा, इसका जो प्रकाशन अगर पूछ ले कि ये होता कहाँ से था, तो 1858 में यहाँ से कलकत्ता से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कोलकाता से स्टार्ट हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता का संग्रह की जो रचयिता है वो कौन है।
ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरोजिनी नायडू नाम ध्यान रखना है। देखिए सरोजिनी नायडू को ही भारत की कोकिला के भी नाम से जाना जाता है और वो स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल भी थी। कौन? सरोजिनी नायडू जो है वो फर्स्ट राज्यपाल थी। ठीक है, कहाँ की? स्वतंत्र भारत की, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में सत्याग्रह शब्द को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, महात्मा गांधी जी को जाता है। देखिए भारत की राजनीति में सत्याग्रह को लोकप्रिय किसने बनाया? महात्मा गांधी ने। उन्होंने सर्वप्रथम, अगर सबसे पहली बार पूछे फर्स्ट टाइम, तो 11 सितंबर 1906 को, ठीक है, 11 सितंबर 1906 को सत्याग्रह शब्द का जो यूज है पहली बार किया था। अगर पूछे कहाँ पर, तो साउथ अफ्रीका में किया था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में किया था। वो जो रंग भेद नीति वगैरह वहाँ पे चलता था उसके खिलाफ किया था। ठीक है, गांधी जी ने भारत में जो सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग है वो कहाँ? तो चंपारण में, बिहार के चंपारण में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताना है कि अंतिम मराठा पेशवा कौन था? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बताइए क्या होगा? सी सही जवाब, बाजीराव द्वितीय यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था आपका 1817 और 18 में, ठीक है, उस वक्त पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराकर अंग्रेज ने उसके साथ एक संधि किया था। ठीक है, उसी के तहत जो है पेशवा पद जो था वो समाप्त कर दिया गया था। और अगर पूछे वहाँ पर कौन सा आया था, तो मराठा परिसंघ नाम दिया गया था। मराठा परिसंघ, ये पेशवा शब्द जो था, नाम जो था, ये पद को खत्म कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलीगरों का जो विद्रोह है वो कहाँ हुआ था? देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये जो है भूमि वगैरह, भूमि पर जो मतलब टैक्स वगैरह लिया जाता था उसके विरोध में हुआ था। ठीक है, और यह पूछा जाता है, पूछ सकता है आपसे कि यह कब हुआ था, तो 1802 यानी कि 1802 ईस्वी में यह शुरू हुआ था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेचर जो कि उड़ीसा में है किस लिए प्रसिद्ध है, बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोयला खान के लिए तालेचर फेमस है। समझिएगा, देखिए अभी जो कोयला का जो सर्वाधिक भंडारण अगर पूछ ले आपसे कहाँ पर होता है, तो झारखंड राज्य में होता है। भंडारण अगर पूछता है, ध्यान रखिएगा, भंडारण अगर पूछे तो ये कहाँ पर होता है? झारखंड में। ठीक है, JH झारखंड, झारखंड में होता है। और अगर सर्वाधिक उत्पादन पूछता है, उत्पादन समझिएगा, तो छत्तीसगढ़। उत्पादन अगर पूछ ले तो छत्तीसगढ़, और भंडारण पूछ ले तो झारखंड बताना है। झारखंड में जो कोयला का सबसे बड़ी मतलब जो बड़ा वो खान है, उसका अगर पूछे एग्जैक्ट मतलब वो कहाँ पर है, जगह का आपको नाम बताना है, तो नाम आपको झरिया नाम ध्यान रखना है। ठीक है, झरिया हो जाएगा। और जो ये हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, झरिया यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है कि सबसे अधिक हिंदू जनसंख्या जो है वो कहाँ पर है, प्रतिशत में, परसेंट में कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, देखिए अगर पूछे कितना है, अगर परसेंट में यह पूछ ले कि कितना है वो बताइए, 95.17% हिंदू जनसंख्या है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। अगर सेकेंड नंबर पूछता, सेकेंड नंबर पर कि इसके बाद कहाँ पर आता है, टॉप आप 3 जान लीजिए, तो 93.63% है आपके उड़ीसा राज्य में। ठीक है, उड़ीसा में 93.63%, और छत्तीसगढ़ में पूछता है तो थोड़ा सा बस इससे कम है, 93.25%। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि थारू जनजाति किस प्रदेश में नहीं मिलती है। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलता है, और ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में नहीं मिलता है। ठीक है, समझेंगे। जैसे आपका ये
अगर पूछता है जैसे कि मान लीजिए बिहार के बारे में, तो बिहार का जो चंपारण जिला है, बिहार का जो आपका चंपारण जिला है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम संख्या में ये थारू जनजाति है। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड में, यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ लेता है, तो उत्तर प्रदेश का जो मतलब सटा वाला जो जिला है, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो है, वहाँ पर ध्यान रखिएगा थारू जनजाति। उत्तर प्रदेश का जो नेपाल से जो सटा हुआ जिला है ना, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड और बिहार का जो वो मतलब बॉर्डर के पास है, वहाँ पर मिलता है दोनों जगह। ठीक है, और बिहार में पूछ लेता है तो चंपारण आपको ध्यान रखना है, चंपारण में थारू जनजाति रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, प्रशांत प्लेट। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट और जो है वो आपको पहले बताया जा चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल समस्त जल राशि का कितना प्रतिशत ये बताना है कि जल संचय करती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, 0.68%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक बात जान लीजिए, पूरा जो मतलब जल है ना, उसका जो इतना 97.25% जो आपका जो जल है वो चला जाता है एक जगह, कहाँ पर अगर पूछे तो महासागर में चला जाता है। ठीक है, और 0.68% जो है वो कहाँ पर, मतलब जमीन के कहिए आपके नीचे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि नामीब जो है मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र बताना है कि निम्न में से किन देश में है, किन देशों में है? ये पहले बताया जा चुका है, जिसमें कि एक और दो देश के बारे में बताया गया था, कुछ कुछ के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी सही जवाब। 1, 2 और 3 तीनों सही है। देखिए अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका सही है। देखिए नामीब मरुस्थल जो है एक ये कैसा अगर पूछ ले किस तरह का है, तो समशीतोष्ण है, समशीतोष्ण ये मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका जो विस्तार है अंगोला हो गया, नामीबिया है, दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों में जगह में मिलता है। भारत में जो है वो थार मरुस्थल है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है वही जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है उसके बारे में आपको बताना है। चाहे तो यहाँ पे आप वीडियो को रोक लीजिए, रोक नहीं लीजिए, ऐसा करिए फ्रेंड्स। नंबर 17 जो है ये आपके लिए है। ठीक है, आपको इसका जवाब बताना है, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि बिहार की बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ये जो दरभंगा है, सहरसा, पूर्णिया, सारण, मधेपुरा, इन सारे जगह पर ध्यान रखिएगा। यह जो मिट्टी है आपका ये गन्ना हो गया, फिर आपका धान है, गन्ना धान है, गेहूं हो जाएगा, इन सब की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें कि आपका ये सारे मतलब ये बल सुंदरी मिट्टी जो है ये काफ़ी अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि रागी या मंडवा उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा सही जवाब, प्रथम स्थान है, फर्स्ट नंबर पे है ये। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कहाँ पर ये मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो दरभंगा आपको ध्यान रखना है, दरभंगा जिले में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहें जैसे लीची है, मखाना है, ये इसमें भी मतलब प्रथम स्थान पर है। ठीक है, जूट उत्पादन में अगर बिहार का स्थान पूछ ले तो दूसरा है, पता होना चाहिए आपको। और सब्जी उत्पादन में तीसरा है। ठीक है, तीसरा किस में है, तो सब्जी में तीसरा है। और दूसरा किस चीज़ में है, तो जूट उत्पादन में है। ध्यान रखेंगे इन सब पॉइंट्स को, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, 8 जिलों की। समझेंगे 8 जिलों की, अगर पूछ ले कौन सा, तो आप एक नज़र देख लीजिए। ठीक है, पश्चिमी चंपारण आपका हो जाएगा, सबसे पहले समझिएगा पश्चिमी चंपारण है। नंबर सेकंड पे आपका हो जाएगा ये गोपालगंज, फिर है आपका सिवान, फिर हो जाएगा आपका सारण, ध्यान रखिएगा सिवान, सारण, फिर हो जाएगा ये भोजपुर के बाद आपका बक्सर आता है,
भोजपुर है, बक्सर है और कैमूर हो जाएगा। आपका एक बज रहा है, देखिए पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और एक आपका हाँ रोहतास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी रोहतास। ये 8 जिले हैं जो कहाँ से ये उत्तर प्रदेश के सीमा से स्पर्श करती है। ये बिहार की कुछ जिला, कुछ नहीं 8 जिला। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि अल्फा किरणों के लिए निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सत्य नहीं है पूछा है ना, तो समझेंगे। यह एक धन आवेशित किरण होता है, सही है। यह विद्युत क्षेत्र में ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है इसका फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव ये नहीं पड़ता है, जो नहीं डालता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इनका जो वेग है प्रकाश की वेग का 1/10 होता है, ये बिल्कुल सही है। बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। अल्फा कण जो है ये धन आवेशित कण होता है, ठीक है, समझेंगे अच्छे से। धन आवेशित किरणें होने की वजह से ये ऋण आवेशित प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाता है, इसी की वजह से होता है, ठीक है। और यह फोटोग्राफिक जो ये जो प्लेट होता है उसको कह रहा कोई प्रभाव नहीं डालता है, बट यहाँ पे समझ लीजिए डालता है, और वो उसको क्या कर देता है, काला कर देता है। ठीक है, कैसा कर देता है, काला कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सत्य है, सत्य यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी सही जवाब, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, या फिर इसे एक और नाम से आप जानते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम यहाँ पे अगर दे दे हाइपोक्लोराइड, तो यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं। और अगर पूछे तो देखिए यह जो है ना एक मतलब ये पीले रंग का होता है, अगर रंग पूछे तो पीले रंग का ये मतलब चूर्ण होता है। ठीक है, जिसमें इससे अगर पूछा कि पूछ ले कि इससे आखिर गंध किस तरह का आता है, ये भी पूछ सकता है। तो किस चीज़ की गंध आती है, तो इससे जो है ना ध्यान रखिएगा कि क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि निम्न में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पॉलीएमाइड नाम ध्यान रखना है। ठीक है, कौन सा, पॉलीएमाइड नाम से बुलेट प्रूफ जो है मतलब वो कपड़ा वगैरह वस्त्र वगैरह बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखी सेल में निम्न में से कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी सही जवाब, रासायनिक ऊर्जा पाया जाता है। देखिए ये जो है ना, और एक बात जान लीजिएगा, जैसे शुष्क सेल होता है ना, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल में कौन कौन सा अवयव होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांबा, जस्ता और टीन होता है। अगर पूछे तांबा के बारे में समझिएगा, तांबा जो है वो 88% यानी 88% तांबा होता है। जस्ता के बारे में अगर पूछ ले वो उसका मात्रा कितना होता है, तो जस्ता आपका बस 2% होता है। और आपका क्या बच रहा है, टीन। अगर टीन के बारे में पूछ लेता है कितना, तो टीन आपका हो जाएगा जो बाद बाकी बचा यानी कि 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना है कि भौतिकी के लिए 2021 का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया था, बताना है। सवाल को यहाँ पे समझ लीजिएगा, जवाब अपना अच्छे से बताइए। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे पहला जो है स्यूकुरो मानेवे। ठीक है, सबसे पहले इनके बारे में समझ लीजिए, ये कहाँ के, तो जापानीज हैं। ठीक है, फिर आपका आता है ये क्लास हैसलमैन। ठीक है, तो ये जो है ये आपके जर्मनी से आते हैं। ठीक है, फिर आपका जो ये बचा जियो पेरिसी करके, ये इटली के हैं। कहाँ के, इटली के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही है। इन तीनों को भौतिकी 2021 का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताना है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय पदक विजेता में कितने खिलाड़ियों का संबंध बिहार से यहाँ पे था, आपको बताना है नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, ध्यान से देख लीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेता खिलाड़ी में 2 का जो है वो संबंध बिहार से है। एक तो सबसे पहले समझ लीजिए कौन नाम उनका था,
क्या नाम था, प्रमोद भगत। पहले भी आपको ये बताया जा चुका है, प्रमोद भगत, ठीक है। अब समझ लीजिए आज की वो कहाँ के, तो वैशाली जिला, अगर जिला पूछ ले तो बिहार के वैशाली के वे थे, ठीक है। उन्होंने गोल्ड लाया था, यानी कि स्वर्ण पदक लाया था किस चीज़ में, तो बैडमिंटन में, बैडमिंटन में वे गोल्ड लाए थे, ठीक है। और जो ऊंची कूद में जो इसके बाद ये शरद कुमार था, शरद कुमार नाम है एक, ऊंची कूद में उनको मिला था, शरद कुमार को ऊंची कूद में। अगर यह पूछ ले कि ये कहाँ के, तो ये मुजफ्फरपुर के थे, बिहार के मुजफ्फरपुर के वे थे। और पूछे किस चीज़ में, तो इनको ऊंची कूद में शायद कूदने में मिला था, ऊंची कूद की वजह से शायद मिला था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, 2 खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है कि वैश्विक संरक्षण मानकों के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ अभ्यारण्यों को मान्यता मिली है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, 14। देखिए भारत का जो है 52 टोटल है, 52 में से 14 जो बाघ अभ्यारण्य है उसको वैश्विक संरक्षण मान्यता मतलब दिया गया है, ठीक है। जिनमें असम है और मध्य प्रदेश का 3-3 है, जान ही लीजिए, असम और एमपी का 3-3 है, ठीक है। फिर आपका आता है ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु का आपका 2, और यहाँ पे अब देख लीजिए बिहार हो गया आपका, ठीक है, बिहार है। फिर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर आपका वेस्ट बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल है। फिर आपका ये यूपी हो जाएगा, और केरल, देखिए केरल है, केरल, और एक बच रहा है कौन सा आपका, हाँ कर्नाटक एक हो जाएगा, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश, 3-3-3-3 6 1 7 8 9 10 11 12 13, एक कोई लगता है छूट रहेगा, 1 2 3 4 5 7, हाँ हो गया फ्रेंड, 7 सही है। 14 यहाँ पे बता दिया गया आपको। देखिए असम में 3 है, मध्य प्रदेश में भी 3 है, 3 3 6 हो गया। कर्नाटक एक 7, तमिलनाडु में 2 है तो आपका 9 हो जाता है। फिर बिहार में है 10, महाराष्ट्र 11, वेस्ट बंगाल 12, यूपी 13 और केरल हो जाएगा आपका 14। टोटल कितना, 14 को मान्यता मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार बड़े राज्यों में अंतिम स्थान पर किस राज्य का है बताना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सही जवाब। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताना है कि भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के क्रम का जो सही क्रम है वो है, बताना है कौन सा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब, तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। समझिएगा बिहार में जो विदेशी पर्यटक है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में आता है, इसके बाद कहाँ पर, महाराष्ट्र, और लास्ट में फिर आप ले लीजिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। ये टॉप 3 स्टेट आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ टॉप 30 क्वेश्चन आपके 67वीं बीपीएससी के लिए अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे चैनल के साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।